Thank you for inviting me. Thank you for having me here and giving me this opportunity to talk to you. सभा में बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मंच पे बैठे सभी गणमान्य लोगों में आप आए, आपने मेरे को ऑनर किया, थैंक यू सो मच। साथियों, जब कुछ समय पहले करणवीर ने मुझे से पूछा कि इस तरह का एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये 15-20 दिनों के भीतर ही ये दूसरा मुझे एक इस तरह के थीम के ऊपर बोलने का के लिए बुलाया गया। इसमें जो मुझे ख्याल आता है वो ये आता है कि स्टोरीज एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ पंजाब्स अनसंग फ्रीडम फाइटर्स। अनसंग फ्रीडम फाइटर्स पिछले वाले सेमिनार में कहा गया था, उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में हम भूल गए हैं। जब ये विषय मैं सुनता हूं तो मुझे ख्याल ये आता है, अभी हमें स्वतंत्र हुए बहुत मुश्किल 70 साल हुए हैं, हम इतने ही समय में यदि ये सब कुछ भूल भाल गए हैं तो फिर हमारी याददाश्त तो बहुत ही कमजोर है ना। हमारी याददाश्त सामाजिक तौर पे, हमारी याददाश्त एक समाज के तौर पे क्लोज टू निल है, और ये क्लोज टू निल याददाश्त शायद हमारा जो हमारे देश की फितरत है उसके साथ मैच करती है। आप में से सभी लोग स्टूडेंट्स रहे हैं, कुछ लोग अभी भी स्टूडेंट्स हैं। एक चीज ख्याल रखिए, परीक्षा के लिए जो हमारी तैयारी होती है वो किताबों के आधार पे नहीं होती, वो लगभग पूंजियों के आधार पे होती है। एक मोटी किताब लिखी जाती है, उस मोटी किताब की एक कोई छोटी किताब तैयार होती है, टेक्स्ट बुक। हम वो टेक्स्ट बुक को भी हाथ नहीं लगाते, हम उसके भी नीचे जाते हैं कि, और कम से कम हमारी यूनिवर्सिटी में तो हाल ये है कि टीचर साफ साफ कहता है कि जी ये सवाल आते हैं, इन सवालों को तैयार कर लिया करो, इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई लिखाई से, याद किसी चीज को रखने से, ख्याल से काम करने का हमारे देश में रीति रिवाज नहीं है। जो लोग इस रीति से अलग हट के काम करते हैं वो लोग वो होते हैं जो कि हमारे देश की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है उसमें फिट नहीं बैठते। मुझे पहली बार इसका आभास तब हुआ जब मैं पंजाब आया था। पंजाब आया उस वक्त मेरा जानकारी पंजाब के बारे में बहुत कम थी, जो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक्स में सीखा था उतनी ही जानकारी थी। और एक बार बातचीत के सिलसिले में निकल कर आया, ईनाडू टीवी हुआ करता था उन दिनों में, तो ईनाडू के लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी हम भगत सिंह के ऊपर एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। मुझे लगा कि भगत सिंह पे आप क्या प्रोग्राम कर सकते हो, सभी को तो सब कुछ पता है ना। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि जी आपको कितना पता भगत सिंह के बारे में। तो मैंने ख्याल किया, मुझे तो भगत सिंह के बारे में ये पता था वो बहुत महान थे, मुझे ये पता था कि वो उन्होंने अपनी जान दे दी थी, ये भी पता था कि उन्होंने एक बम फेंका था और उस बम के आसपास कुछ तो भी हुआ था, और ये जो काउंसिल थी इसमें ये बातें हुई थी। पर एक्चुअली मुझे भी कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने कहा क्यों ना ऐसा करो कि आप भगत सिंह के बारे में पढ़ लो और हमारे लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना दो। तो उन्होंने एक कैमरामैन मेरे साथ लगा दिया, हमें थोड़े से फंड्स दे दिए कि हम जानकारी इकट्ठी कर सके और पढ़ सके। ये 1987 की बात है, 87-88 के आसपास की। जब मैंने भगत सिंह के ऊपर किताबें निकालना शुरू की तो हमारी लाइब्रेरी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हमारी लाइब्रेरी में भगत सिंह के ऊपर किताबें नहीं थी। टेक्स्ट बुक्स थी, हिस्ट्री की किताबें थी, एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट, इन लोगों पे किताबें थी, और उन किताबों में हर जगह कुछ लाइनें होती थी, इक्का दुक्का लाइनें यहाँ वहाँ, पर उसके अलावा कुछ नहीं होता था। तो खैर जितनी भी जानकारी इकट्ठी की जा सकती थी, याद रखिए उन दिनों में रिसोर्सेज बहुत कम होते थे। अब जो आपको भगत सिंह के संबंध में आर्काइवल रिसोर्सेज मिलते हैं ये तो थे ही नहीं उस वक्त। तो जितनी जानकारी हो सकी मुझसे, मैंने थोड़ा सा नेशनल आर्काइव में देखा, थोड़ा सा अखबारों की कटिंग्स में देखा। हमारी लाइब्रेरी में अखबारों की सारी फाइलें अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे से रखी हुई फाइलें हैं। तो आपको बस लाइब्रेरियन को चिट्ठी लिखनी पड़ती है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, अलमारी के पास जाना पड़ता है और फाइल खोल के पढ़ना पड़ता है। इट टर्न्ड आउट कि किसी ने भी ये जानकारी हासिल करने की कोशिश ही नहीं की थी कभी। जितनी भी मुझे जानकारी हासिल हो गई उसके बाद मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि चलो खटकर कला होके आते हैं, वहां पे फाइनल रिकॉर्डिंग करेंगे। तो कैमरामैन और मैं खटकर कला पहुंचे तो वहाँ साहब एक छोटा सा, यदि वो 20 फुट वाला रास्ता जाया करता था बिटवीन चंडीगढ़ एंड जलंधर,
उस रास्ते पे ये छोटा सा नॉन डिस्क्रिप्ट सा गांव था, बिल्कुल लगा ही हुआ था। लोगों ने कहा कि जी अच्छा आपको भगत सिंह के घर जाना है, वो उस रास्ते से चले जाइए। तो गली कूचों से होता हुआ, छोटी छोटी सकरी गलियों से होता हुआ खंडहर नुमा एक घर था। वहां पे मैंने पूछा जी यहाँ पे कोई केयरटेकर होता है? हाँ जी सरकार ने केयरटेकर तो रखा है, पर उन्हें यहाँ रहता नहीं है। वो कहाँ रहता है? ये बग्गा रहता है। अच्छा यहाँ कब आता है? ये कभी कभी आ जाता है, जब कोई वीआईपी आता है ना तब आ जाता है। तो पिछला वीआईपी कब आया था? ये उसको तो 2-3 साल हो गए अभी आए हुए। ये बात करीब 30 साल पुरानी बात है। 30 साल पहले हमारे देश में लगभग हम पूरी तरह से ये सब भूल चुके थे कि भगत सिंह कौन थे, राजगुरु कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे। हम इन सब लोगों के बारे में हमारी पूरी की पूरी यादें खत्म हो चुकी थी। मैंने चूंकि हिस्ट्री का विद्यार्थी हूं, तो कोई घुन जब बैठ जाता है दिमाग में तो फिर वो काटता रहता है कि इस विषय को पूरा सा चेकआउट करो। जब मैंने और डिटेल में चेकआउट करना शुरू किया, क्योंकि मेरी जानकारी मूल रूप से भगत सिंह के बारे में थी शहीद फिल्म से, तो जब मैंने चेकआउट करना शुरू किया तो पता चला शहीद फिल्म तो बहुत बाद में बनी। उसके पहले भी कई फिल्में बन चुकी थी भगत सिंह पे। दे वर मेड एंड दे गॉट लॉस्ट। पीपल डिड नॉट इवन बॉदर टू कम आउट टू वॉच द फिल्म्स। और जो शहीद फिल्म चली, आई एम नॉट अ फिल्म एक्सपर्ट, आई एम नॉट मच अबाउट फिल्म थियरी, पर मुझे इतना पता था कि शहीद फिल्म इसलिए चली क्योंकि इसमें कहानी तो वही है जो कई बार सुनाई जा चुकी है, पर गाने बहुत बढ़िया हैं। गाने बहुत बढ़िया है, कविताएं बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, लोगों के मन में वो बैठ जाती हैं और उनको बार बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को रिपीट किया जाता था। इसीलिए जो मेरा जनरेशन था, हम जब ग्रो अप कर रहे थे, हमें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। और हमें जब फिल्म देखने का मौका मिला तो फिल्म तो बहुत ही पावरफुल बनी ही बनी थी। उसमें जो सबसे पावरफुल सीन देखने को जो मेरे दिमाग में तब तक था, वो था कि इस लड़के से कहा जाता है कि तुम हमारे साथ जुड़ नहीं सकते। ये कहता है क्यों नहीं जुड़ सकता, और इसको कहा जाता है कि जी मन मजबूत होना चाहिए। तो ये मन मजबूत दिखाने के लिए एक मोमबत्ती जला के उसके ऊपर अपना हाथ रखता है और बताता है कि देखो मेरा मन मजबूत है। तो these were just snippets which were there lying in my mind. After this program was done, Enadu TV is not a TV which is shown all over the country. Okay, now ETV has got a much larger footprint. उन दिनों में Enadu TV बेसिकली आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। याद रखिए आंध्र प्रदेश में भी रेवोल्यूशनरी परंपरा बहुत स्ट्रांग है, जितनी पंजाब में है उतनी स्ट्रांग आंध्र प्रदेश में भी है। So those people were very curious about all these details. और फिर अगली मर्तबा मेरे को भगत सिंह से वास्ता पड़ा, वो तब पड़ा जब पता चला कि जी भाजपा और आरएसएस ने भगत सिंह के बारे में कहना शुरू कर दिया कि हमारे आदमी थे। जब भाजपा और आरएसएस ने कहना शुरू कर दिया, मैं जेएनयू से आया था, तो जेएनयू में तो हमें पता था कि भगत सिंह वाज अ कम्युनिस्ट। नाउ दैट इज द नेटिव नॉलेज दैट आई हैव। और अचानक भाजपा और आरएसएस की तरफ से आता है कि भगत सिंह हमारा आदमी है, तो मेरे मन में एक कॉन्ट्रडिक्शन डेवलप होता है। फिर मैं उसको थोड़ा सा और चेकआउट करता हूं तो पता चलता है कि भगत सिंह वाज नॉट ए कम्युनिस्ट, ही वाजंट इवन अ सोशलिस्ट। इफ एनीथिंग, सोशलिज्म से उन लोगों का वास्ता था। नन ऑफ हिज क्राउड वाज अ सोशलिस्ट। द ग्रुप ऑफ पीपल विथ हुम ही वाज वर्किंग, जिन लोगों की संगत में ये रहा करते थे, जिन लोगों के साथ इन्होंने मिलकर काम किया था, उनमें सोशलिस्ट उस वक्त कोई भी नहीं था। बाद में कुछ लोग सोशलिस्ट बन गए, उसमें से इक्का दुक्का लोग कम्युनिस्ट की तरफ चले गए, कुछ लोग आरएसएस की तरफ मुखातिब हो गए। तो इसेंशियली दिस वाज अ ग्रुप ऑफ यंग मेन, नॉट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर रीजन, फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, who had created a network for themselves on their own. They had reached out to each other one by one. ऐसा कोई नेचुरल कनेक्शन उनका नहीं था कि वो एक ही कॉलेज से थे या एक ही सिटी से थे या एक ही भाषा पढ़ते थे या एक ही तरह का लिटरेचर पढ़ते थे, इस तरह का नहीं था। They had made desperate efforts to reach out to each other. Also, what hit me was this, कि ये सारे के सारे जो लोग थे, जिनको कि हम बाद में रेवोल्यूशनरीज के नाम से जानने लगे और जिनके बारे में हम भूल गए, ये सारे के सारे लोग, boys and girls, men and women, they were all extremely young. इनका जो ऑपरेशनल पीरियड है, they are born around 1905 to 1909. They are operational in the 1920s.
और बाय द अर्ली 1930s 1934 में आखिरी व्यक्ति इसमें से खत्म कर दिया जाता है। और 34 में जब वो खत्म कर दिया जाता है, दे आर लाइक व्हाट इन द मिड 20s, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल की उम्र में ये एक्टिव हैं। जो उसमें से बड़े सीनियर वाले लड़के हैं वो 25 साल की उम्र के हैं। और जब वो इनएक्टिव कर दिए जाते हैं सरकारी एक्शन के कारण, तो हमारा समाज उनको पूरी तरह से भूल जाता है। ये जो पूरी तरह से भूलने की प्रक्रिया थी, इसका एक हिस्सा था जिसके बारे में कि कई बार किंवदंतियों में चर्चा होती थी, वो होती थी कि जी गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। तो जब उसको चेकआउट करने गए कि गांधी जी का एक्चुअली रवैया क्या था, रुख क्या था इन लोगों के प्रति, तो निकल कर आता है कि गांधी जी जो कि उस वक्त इंडिया के सर्वोपरि पॉलिटिकल लीडर के तौर पर एमर्ज कर चुके थे, उन्होंने जब वाइसरॉय अरविंद के साथ अपनी मीटिंग की, वाइसरॉय अरविंद को जो ब्रीफिंग दी गई, जब भी वाइसरॉय वगैरह मीटिंग्स में जाते, किसी से भी मीटिंग में जाते हैं, आपके आजकल के मिनिस्टर्स भी जब मीटिंग्स में जाते हैं, उसके पहले उनको बड़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग दी जाती है कि आप किस व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, किस किस तरह की बातें हो सकती हैं, क्या क्या उसमें डिटेल्स आ सकते हैं, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। उसके बाद एक्चुअल मीटिंग में क्या होता है, वो तो जैसे मीटिंग का जो डायनेमिक होता है उस पर निर्भर करता है, पर ब्रीफिंग पक्की होती है। तो वाइसरॉय की जो ब्रीफिंग थी उसमें एक हिस्सा था कि हो सकता है कि गांधी विल रेज द मैटर ऑफ भगत सिंह। इफ गांधी रेजेस द मैटर ऑफ भगत सिंह, व्हाट शुड द वाइसरॉय डू? ब्रीफिंग का एक हिस्सा यह भी होता है कि यदि आपके सामने ये सवाल आया तो आप इसका जवाब क्या देंगे। तो वाइसरॉय की ब्रीफिंग नोट में है कि यू शुड यूज दैट एज अ बार्गेनिंग काउंटर फॉर अदर एक्टिविटीज। When Gandhi raises the matter of Bhagat Singh, you should use that as a bargaining counter for other things, which means Gandhi ji is saying कि भगत सिंह और उसके साथियों को माफ कर दो, तो you should effectively say कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आप बताओ आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। Remember, this is a period of great political turmoil in India. This is a period in which लोगों के मन में पहली मर्तबा हुआ इस देश में जहां की इन लड़कों के एक्शंस को लेके पूरा समाज एक हो चुका था। पूरा समाज मिलके ये सोचता था, ये कहता था इन लड़कों ने जो किया बिल्कुल सही किया, इन लड़कों ने जो किया हमारे लिए किया, इन लड़कों ने जो किया वो सबकी भलाई के लिए किया। हमारा जिम्मा है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम ये इंश्योर करें कि इनके साथ कुछ भी गलत ना होने पाए। ये माहौल है जिसमें कि ये वाइसरॉय के साथ, अरविंद के साथ गांधी जी की मीटिंग होती है। और इसके बाद हमारे पास, ये तो मीटिंग के पहले की ब्रीफिंग हमारे को मालूम है, मीटिंग के बाद की जो ब्रीफिंग है वो भी हमें अवेलेबल है। उसमें वाइसरॉय कहता है कि आई वेटेड फॉर मिस्टर गांधी टू से समथिंग, गांधी डिड नॉट से एनीथिंग। नाउ दैट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रू कि गांधी डिड नॉट से एनीथिंग, बिकॉज द वाइसरॉय गेव अ स्टेटमेंट, Gandhi gave a statement, and both the statements were finally published in Young India. जो गांधी जी का अखबार था उसमें छपते हैं, तो हमारे पास वो दोनों स्टेटमेंट्स अवेलेबल, फॉर्मल स्टेटमेंट्स। रिमेंबर, आई एम आस्किंग यू टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल स्टेटमेंट एंड द इनफॉर्मल ब्रीफिंग्स एंड द इनफॉर्मल जो लाउड थिंकिंग हो रही है अलग अलग ग्रुपिंग्स में, उनके बारे में। अंग्रेजों के बीच में जो लाउड थिंकिंग हो रही है वो ये हो रही है कि यदि मिस्टर गांधी कहते हैं कि भगत सिंह के बारे में कुछ कहते हैं तो हम उस को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज कर सकते हैं टू गेन सम अदर बेनिफिट्स फॉर अस इन द गवर्नमेंट। एंड व्हाट डज गांधी एक्चुअली से? गांधी सेज, गांधी जी ने ये अपने लेख में लिखा हुआ है, इसीलिए हमें मालूम है कि लिखा हुआ है। गांधी सेज, मैंने वाइसरॉय से कहा कि मैं मौत की सजा के सख्त खिलाफ हूं। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं इन लोगों को मौत की सजा नहीं देता। पर मैंने वाइसरॉय से यह भी कहा कि आप अपनी आत्मा की आवाज जरूर सुने, और आप अपनी आत्मा की आवाज सुनने के आधार पर जो भी आपने डिसीजन लेना है आप वही सही डिसीजन ले। वाइसरॉय तो सरकारी आदमी है ना, वो तो कायदे और कानून से चलता है ना, उसकी आत्मा नहीं होती, वो जो कायदा लिखा होता वो होती। और वाइसरॉय ने बिल्कुल वही लिखा अपने नोट में,
जो रिस्पॉन्स में गांधी को वाइसरॉय ने नोट लिखा, वो नोट भी हमारे पास गांधी ने छापा है, इसलिए हमारे पास वो अवेलेबल है। वाइसरॉय ने कहा, द लॉ सेज दैट एनीवन हु डज सच एक्टिविटीज शुड बी हैंग्ड एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। जब मैंने ये डिटेल्स देखे, दीज डिटेल्स आर ऑल अवेलेबल विद द नेशनल आर्काइव्स, ये कोई सीक्रेट नहीं है, इनको लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, पर पढ़ना तो पड़ेगा ना। जब मैंने ये सारे डिटेल्स देखे तो मेरा जो माथा ठनका वो उस सेंटेंस को देख के ठनका जहां महात्मा गांधी कहते हैं, I told the viceroy that he should listen to his own conscience. Excuse me, you did not say very clearly ki, dear viceroy, you should not punish these boys. The viceroy was waiting for a statement from Mr. Gandhi saying these boys should not be punished, and here is Bapu who has not said it. Now after that the boys are hanged, and all of a sudden across the country you have people coming out onto the streets. पंजाब में ही नहीं, पूरे देश में लोग सड़कों पे आ जाते हैं और लोगों के आंखों में आंसू है। ये क्या हुआ हमारे साथ? लड़कों के साथ क्या हुआ वो लोगों के दिल में खटक रहा है। लोग कहते हैं ये हमारे साथ क्या हुआ, क्या ये जो सरकार है, ये जो लोग हैं, क्या इनके दिल में इतना भी इनके दिल में रहम नहीं है कि ये समझ सके कि ये नौजवान है, इनकी उम्र नासमझी वाली उम्र है, हो सकता है गलती हो गई हो, आवेश में इन्होंने कुछ कर दिया हो, क्यों इनको ये मौत की सजा दी गई? इसी के थोड़े समय बाद महात्मा गांधी के पास जो भगत सिंह के ग्रुप से जुड़े हुए लड़के हैं उनका एक समूह जाता है मिलने के लिए, और हमारे पास वो इंफॉर्मेशन भी पब्लिश्ड फॉर्म में गांधी ने ही छोड़ी हुई है, तो हमारे को वो अवेलेबल है। वहां पे महात्मा गांधी इज आस्क्ड द क्वेश्चन बाय दीज बॉयज saying ki, what is your opinion about Bhagat Singh and why do you think that revolutionary activities should not be done? So Mahatma Gandhi says, my opinion about Bhagat Singh is that he should not have done what he did. If you do what you do, then you should also be ready to face the consequences. Face the consequences. I mean, साधारण भाषा में ना इन सब चीजों के बड़े गंभीर मतलब होते हैं. And here is Bapu very very clearly saying, if you have read anything about this, my area of research, I was coming into this field of research not from the side of Bhagat Singh or revolutionary movements in India. I was coming into this field from the side of Gandhi. My PhD thesis is on Mahatma Gandhi. I am one of the very few persons in India who has read close to everything that Gandhi ever wrote or ever spoke. सर मैं जब थीसिस लिखता था तो कल थीसिस ही लिख रहा था। मेरे पास 4 साल का फ्री समय था जिसमें कि फेलोशिप मिला करती थी, बहुत बड़ी फेलोशिप होती थी उन दिनों में, तो फ्री में का समय था, कुछ और जिम्मेवारी नहीं थी, मैं बैठ के केवल पढ़ता रहता था। तो जब केवल पढ़ता रहता था तो ये जानकारी इसी तरह की मिला करती थी। ये जो जानकारी है ये तो ये कहती है कि महात्मा गांधी वॉज वेरी क्लियर कि मेरे सामने जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन आ सकता है, आने की संभावना अगले 5, 10, 15, 20 सालों में, उसको अभी मैं साफ करवा दूं तो कैसा रहे, और उन्होंने वाइसरॉय इरविन का इस्तेमाल किया वो पॉलिटिकल ऑपोजिशन साफ करवाने के लिए। इफ यू आर लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम महात्मा गांधीज पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू थिंक दैट महात्मा गांधी वाज अ मार्वलस फैंटास्टिक पॉलिटिकल पर्सन, देन दिस इज अ ग्रेट पॉलिटिकल चार्म फ्रॉम हिज साइड कि उन्होंने अपने सामने जो कांटे बन सकते थे, उनके जो चैलेंजेस बन सकते थे, उन सबको वाइप आउट कर दिया। महात्मा गांधी ने तो इन सबको वाइप आउट कर दिया, वो तो ठीक है। 1934 तक जो आखिरी इस समूह का व्यक्ति था उसको खत्म कर देती है सरकार, और 1937 में जब चुनाव होते हैं तो 1937 के चुनाव आते आते तक सारे के सारे लोगों को भारत देश भूल चुका होता है। 1937 का जो चुनाव होता है, 36-37 में चुनाव होता है, इस चुनाव में जो स्पीचेस दी जाती हैं, बहुत सारी स्पीचेस हमें अवेलेबल हैं। पंजाब की स्पीचेस अवेलेबल हैं, बम्बई की स्पीचेस अवेलेबल हैं, कलकत्ता जहाँ की मिलिटेंट मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये सारे लोग बेसिकली जो कलकत्ता वाला मूवमेंट था उसके समर्थन में खड़े होते थे। The movement in itself in Punjab was not so strong, it was the base was in Calcutta. तो जो कलकत्ते वाली स्पीचेस हमें बहुत सारी अवेलेबल हैं, and when you read all those speeches, the one thing that hits you straight is that there is not one mention of any of these boys. These boys are from across the country. Every state, every major region has
some boy is coming participating in this militant movement, some boy who has been eliminated or put in jail or sent to the Andamans, and the public has absolutely and completely forgotten about it. It's an amazing reflection on the people of India. And this, when at least this particular group of boys, the ones who got associated with the HRA, they were extremely conscious about what they were doing. उन्होंने बड़े डिटेल पे राइटअप्स छोड़े हैं अपने बारे में, अपने राइटअप्स, और जब मूवमेंट उनका खत्म हो जाता है 34 में, 1934, 10-15 years ago, somewhere in the mid 1990s, when politics in India became very complicated, it was at this time that the people of India started taking cognizance of these activities. इन डॉक्यूमेंट्स को जब हम देखते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स में हमें कुछ चीजें नजर आती हैं जो कि यानी व्हाट आई रीड इन देम, स्पेसिफिक डिटेल्स बहुत सारे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं, आपने जरूर खोज करके इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना चाहिए। इन्होंने जो उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, उनको देखना चाहिए, इन्होंने जो निबंध लिखे वो देखना चाहिए। इसको देख के जो मुझे लगता है वो ये है, वो मैं आपसे साझा करता हूं और उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। पहली चीज, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते थे, बहुत ज्यादा। They always were reading something, experiencing something, trying to learn something from someone else's life. Remember, reading and writing are things जिसमें कि आपको अचानक एक नई दुनिया देखने को मिलती है। जब आप अच्छे ऑथर्स को पढ़ते हो, जब आप अच्छे न्यूज़पेपर्स से डिटेल्स निकालते हो, आपको एक दूसरी दुनिया देखने को मिलती है, जो दुनिया आप खुद पर्सनली कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते थे, उस दुनिया से आपका वास्ता पड़ने लगता है। So they were very up to date on information. The second thing, ये सारे के सारे अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत ही माहिर थे। भगत सिंह के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही है कि उन्होंने निबंध लिखे, निबंधों को इनाम भी मिला, ये सभी के साथ ये था। इनमें बस एक एनोमलस व्यक्ति था, वो था चंद्रशेखर तिवारी, जो कि 1921 के बाद चंद्रशेखर आजाद के नाम से आया। चंद्रशेखर आजाद was a total anomaly in all this story. But the rest of them, they wrote a lot in terms of notes, in terms of essays, in terms of articles for newspapers. अपने नाम से नहीं छापते थे, दूसरे नाम ले लेके छापा करते थे, और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इनके लेख छपा करते थे। लेखों में जो एक मूल बात रहती थी वो ये रहती थी, विच इज समथिंग जो कि सवेरे हमें जो हमारे दोनों स्पीकर्स थे, दोनों ने बड़ी डिटेल में समझाई कि हम अपनी डिग्निटी कैसे वापस हासिल कर लें। इंडिया हैज लॉस्ट इट्स सेल्फ, हाउ टू रीगेन दैट सेल्फ एंड हाउ टू रीगेन अ डिग्निफाइड लाइफ फॉर इंडियंस। प्रोफेसर बिपिन चंद्रा का कहना हुआ करता था, मेरे टीचर थे, उनका कहना था कि हिंदुस्तान का आदमी किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सामाजिक वर्ग का हो, जेंडर का हो, हिंदुस्तान के आदमी की अंग्रेज के साथ कभी भी नहीं बनती। चाहे वो अंग्रेज के साथ मिलकर लाख काम करता रहा हो, चाहे वो अंग्रेज उसको कितना भी पैसा दे, कितना भी आदर करे, पर एक खटपट बनी रहती है हिंदुस्तान के व्यक्ति में और अंग्रेज में। उसके लिए बिपिन चंद्रा का शब्द था, एक प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन है इनके बीच में। क्या है प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन? प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि भारतीय लोगों के प्रति अंग्रेजों की जो मान्यता थी वो ये थी कि भारतीय लोग किसी तरह से हीन लोग हैं, नीचे लोग हैं, इनकी डिग्निटी की हमें देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। एंड दिस इज समथिंग which used to hit all these young men who were writing these essays. How to regain dignity for ourselves. Regain dignity for ourselves के लिए कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं था इनके सामने। कुछ के सामने ये था कि जी हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट करेंगे। बंगाल के जो साथी थे वो बहुत प्रेशर डालते थे कि हमें रेवोल्यूशन लेके आना चाहिए। ये कम्युनिस्ट वाले साथी नहीं थे, सोशलिस्ट भी नहीं थे, ये जस्ट प्लेन सिंपल रेवोल्यूशनरीज थे कि जो चीज प्यार से करवाई जा सकती है उसके लिए लड़ाई करके हम ले लेंगे। इनकी ये उस परंपरा से थे। जो पंजाब के साथी थे उनकी मान्यता थी कि यदि हम प्यार मोहब्बत से कोई चीज हासिल कर सकते तो क्यों ना करें। पर एक समय आता है जब प्यार मोहब्बत से समझाना संभव नहीं होता है, एंड देन यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। फंडिंग के लिए ये सारे के सारे
बड़ा लूटपाट किया करते थे। और एक मर्तबा जब इनकी मीटिंग होती है, इसके मिनट्स अवेलेबल है लोगों के पास, इन मिनट्स में कहा जाता है कि जी हमें लूटपाट के लिए एक्सपर्ट्स को हासिल कर अपने हायर करना चाहिए। एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहिए मीन्स प्रॉपर डकैतों को, मध्य प्रदेश के एरिया में डकैत होते हैं, कानपुर बुंदेलखंड के एरिया में हमें प्रॉपर डकैतों को हायर करना चाहिए। फिर फीडबैक आया कि जी ये डकैतों पर डकैती करता है, ये अपना हिस्सा लेके चला जाता है और हमारी बदनामी होती है इसके एक्शन के कारण। तो एक प्रॉपर मीटिंग के बाद मिनट्स बनाए गए कि आगे से हम जब सरकारी खजाने को लूटने जाएंगे तो हम उस पर चोर उचक्के डकैतों की का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम गरीबों के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे, हम लोगों से बहुत प्यार से बर्ताव करेंगे। सो दीज वर द काइंड ऑफ एक्शंस दैट दे वर थिंकिंग अबाउट। रिमेंबर वी आर थिंकिंग अबाउट वेरी young men who are in their late teens and early 20s, and they are trying to figure out how to move forward, how to get funds for whatever actions they are hoping to do. They also insist कि we are not an army. This is something which I found very amazing, क्योंकि इन्होंने जब अपना फाइनल गुट बनाया HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया था इन इमिटेशन ऑफ द आयरिश रिपब्लिक आर्मी। द आयरिश रिपब्लिकन आर्मी वाज एन आर्मी military group. These boys, once again I am reminding you, these are late teens. When you are in a late teen, खून गर्म होता है, लगता है कि दो हाथ लगाएंगे तो मामला सुलझ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। And these boys are mature enough to say कि we cannot be an army, we cannot involve ourselves in military action. So they call themselves very consciously Hindustan Republican Association. And there is a proper discussion on that. Should we call ourselves an army or should we call ourselves an association? A little while later, when Hindustan Republican Association has been banned by the सरकार और सरकार की नजर उसके ऊपर पड़ गई है, तो उसको रीनेम करते हैं। 1927 या 28 की बात है, जो पुराना किला कह रहा हूँ, जो फिरोज शाह कोटला का मैदान है जहाँ की आजकल क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, वहाँ पे खुला मैदान हुआ करता था, वहाँ इनकी मीटिंग हुई खुले मैदान में। और उस खुले मैदान की मीटिंग में वो तय करते हैं कि सरकार तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पर नजर रखी है, तो हम अपना नाम बदल लेते हैं, हम अपने आप को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना लेते हैं। ये जो सोशलिस्ट शब्द था, इससे उनका मायना ये नहीं था सोशलिज्म एज इन द कम्युनिस्ट पार्टी एक्सेट्रा, क्योंकि हमारे देश में सोशलिस्ट ग्रुप्स भी आ चुके थे तब तक और कम्युनिस्ट ग्रुप्स भी आ चुके थे, कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हो चुका था। They merely were using a word as a strategy to keep out of the eyes of the government. और उसके बाद जो उनके एक्शंस होते हैं 1928 में, they immediately bring them forward in a very different light and put them under the control of the police. And once the police gets control over them, then their story is very limited. After that, their action becomes very limited. There is very limited that they can really do. In this whole story, the one thing to remember is this. In this whole story, the one thing to remember is this, that much of the problem that these boys had, much of the problem was because of the secrecy with which they worked. Secrecy is a very double-edged kind of a thing. One of the reasons why we know so much about Gandhi and very little about anyone else is because Gandhi left a huge volume of literature available to us. The collected works of Gandhi तो है ही है, गांधी ने खुद बड़ी सारी किताबें लिखी और बड़े सारे आर्टिकल्स लिखे जो कि लोगों तक पहुंचाए गए। In contrast, these boys, whatever they wrote was either secretive or it was done in a secretive manner. और जिसका नतीजा ये भी था कि जब कुछ गड़बड़ हो जाता था, जो भी आप पब्लिक मूवमेंट करते हो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाता है, वो आपको मान के चलना चाहिए। तो जब कुछ गड़बड़ हो जाता था तो फिर वो एक दूसरे पे आक्षेप लगाने लगते थे कि तुमने चुगली करी होगी, तुम मुखबिर बने होगे। तो जिन लोगों के बारे में कहा गया था कि तुमने चुगली की थी, तुम मुखबिर बने थे, उस पर से कुछ लोगों को इन्होंने ही गोली मार दी। कुछ लोग बचे रहे पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने इसी में बिताई कि जी हम ना चुगलखोर थे, ना हम मुखबिर थे, हम बिल्कुल ठीक कर रहे थे, कहाँ गड़बड़ी हुई हमें मालूम नहीं, कैसे गड़बड़ी हुई है हमें मालूम नहीं। तो तब जब आप इस चीज को फैक्टर इन करते हो कि सीक्रेसी एक दुधारी चीज है, सीक्रेसी से नुकसान भी पहुंच सकता है,
तब आपको थोड़ा सा ख्याल आता है कि वो जो गांधी वाली स्ट्रैटेजी थी कि सभी कुछ बहुत पब्लिक रखो, बहुत कुछ ओपन में रखो, मे बी दैट स्ट्रैटेजी इन द लॉन्ग रन इज अ मच बेटर स्ट्रैटेजी, बिकॉज दैट स्ट्रैटेजी इनेबल्स एवरीवन टू नो व्हाट दे वर डूइंग, एंड इन द एंड इन एनी लार्ज ग्रुप इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कीप एवरीथिंग सीक्रेट ऑल द टाइम एनीवे. So might as well have transparency and work on the transparent basis and see how things are. So here we have people who are very committed. We have people who are very educated, self-educated because formal education इसमें से केवल कुछ लोगों की थी. Third, they are very systematically keeping themselves abreast with all available knowledge everywhere, and they are also ensuring that this knowledge is converted into thought, and they do a lot of writing. That writing has to be read because that writing is not written in their own name, वो किसी और नाम से, जाली नामों से लिखी जाती है, तो वो हमें पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है. बट ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आज जब हम इनको याद करते हैं कि we remember that they were hard-working, committed people, given to a life of the mind, and they had a firm belief कि हम जिस चीज को करने के लिए निकले हैं, हम अपने गोल को हासिल करके ही रहेंगे. So there was a tremendous strength, there was a tremendous mental strength with which they worked. Now this mental strength thing is something which is absolutely important, because जब आप कुछ कर रहे हो पब्लिक में या प्राइवेट में, बहुत बार आपके काम के सामने अड़ंगे खड़े हो जाते हैं और हमारे पास बहुत सारी एक्सक्यूजेस होती है कि हम क्या क्या ना करें. एक जो मेंटल स्ट्रेंथ वाली बात है, मैंने करण से भी पहले बात कही थी, हम यदि कोई अपना फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम समय से आ जाएं. यदि हमने कहा कि हम 10 बजे शुरू करेंगे तो हम 10 बजे शुरू करते. If anything else, it demonstrates, if you can assemble at the time, it demonstrates कि minimally आपने अपने मन को संयम में रख लिया है, आप ये काम कर सकते हैं. Now that is something which these boys were doing in a big way, which you do not find among the communists, you do not find among the Congress socialists, you do not find among the Congress party people at all. And if we can learn the positive lessons from their experiences and their activities, it would be a fantastic thing for all of us. अभी तो बस इतना ही कहना था. शुक्रिया.